आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर यही है कि ताइवान पर तकरार है, आमने सामने अमेरिका और चीन है। चीन युद्ध को तैयार है, लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से इस वक्त ऐसा लग रहा है कि दुनिया एक और युद्ध की कगार पर पहुंच चुकी है, क्या वाकई में युद्ध होगा? ये वो बड़ा सवाल है जिसको लेकर चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से आपका परिचय कराते हैं तमाम खास मेहमान जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और अब इस पैनल में आप देख सकते हैं सुरेश गोयल जी, पूर्व राजनयिक, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश गोयल सर, आप ही के साथ शुरू करती हूं। सर, जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, युद्ध को लेकर धमकियां दी जा रही हैं, पोस्टरिंग पूरी मुकम्मल की जा चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल, क्या सीधा युद्ध होगा? जी, मेरा असेसमेंट ये है कि युद्ध तक नौबत नहीं आएगी। और उसके लिए सिंपल रीजन ये है कि इस युद्ध से ना तो अभी यूएसए को कोई फायदा होगा और ना ही चाइना को कोई फायदा होने वाला है। ना ही चाइना तैयार है, ना ही यूएसए तैयार है। तो इस समय पर जहां तक मेरे को लगता है कि जो एक ये पोस्चरिंग हो रही है, रेटरिक है, थ्रेट किया जा रहा है, ये चाइना का जो ये प्लेस वायलेट कर रहे हैं मीडियन लाइन को, ये आगे बढ़ेगा, बिल्कुल आगे बढ़ेगा। जापान, कोरिया भी, उनका जो एयर स्पेस है, उनकी जो मैरीटाइम बाउंड्री है, वहां भी होगा। लेकिन जस्ट बिफोर द ब्रेक कि एक लिमिट को पार करने से पहले पहले ये जो है रुकना होगा, क्योंकि अभी इस युद्ध का फायदा कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। जी ठीक है सर, मुझे लगता है बाकी सभी मेहमानों का भी एक एक टेक ले लेते हैं और उसके बाद चर्चा फिर और आगे बढ़ाएंगे कि साहब अगर युद्ध वाकई में नहीं होगा तो फिर नतीजे किस रूप में आगे देखने के लिए मिलेंगे इन हालात के, और पूरी दुनिया को किस तरीके के नतीजे भुगतने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले संजीव सर, आपका असेसमेंट क्या है सर? क्योंकि तनाव तो लगातार बढ़ता जा रहा है, युद्ध होगा, सीधा युद्ध, डायरेक्ट वॉर? देखिए, मुझे नहीं लगता रुमाना जी की युद्ध होगा, क्योंकि जैसा कि एम्बेसडर गोयल ने कहा, बिल्कुल सटीक ऑब्जर्वेशन किया कि युद्ध को कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इस समय स्थिति ऐसी नहीं है। पूरी दुनिया में कोरोना की पेंडेमिक की वजह से पहले ही एक मंदी की स्थिति देखी गई थी। चाइना भी इससे गंभीर रूप से प्रभावित है, पूरा विश्व प्रभावित है। तो आर्थिक हितों को भी ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकता कोई भी राष्ट्र। और जहां तक महाशक्तियों के बीच में युद्ध की बात है, तो महाशक्तियों के बीच में कोई फुल फ्लेजेड वॉर तो संभव नहीं है, क्योंकि ये न्यूक्लियर कंडीशन में हम रह रहे हैं और सभी के पास जो महाविनाश के हथियार हैं। और कोई भी अगर न्यूक्लियर वॉर, आप जानते हैं कि अगर होगा तो वो सर्वविनाशी होगा। वो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसको कि मैट सिचुएशन कहते हैं, उसको जन्म देगा, जो कि कोई नहीं करना चाहेगा। लेकिन जहां तक तनाव की बात है, ये तनाव बना रहेगा। तनाव जो है, ये जोन, ये पूरा जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ये जोन ऑफ कंटेस्टेशन बना रहेगा, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, दोबारा आऊंगी सर आपके पास, इस पर आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर्नल दानवीर से एक उनका टेक लेंगे। तो कर्नल दानवीर, मतलब युद्ध के हालात बने हुए हैं, युद्ध को लेकर चेतावनियां दी जा रही हैं, बावजूद इसके अभी तक इस पैनल में मौजूद दो मेहमानों की तरफ से कहा गया है कि साहब ये पोस्चरिंग जरूर आपको देखने के लिए मिल रही है, लेकिन सीधा युद्ध उन दोनों को तो नहीं लग रहा होगा। आपका क्या असेसमेंट है सर, युद्ध होगा या नहीं? इनफैक्ट मैं तो काफ़ी देर से यही बोल रहा हूँ कि मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये बिल्कुल उस लेवल तक कॉन्फ्रंटेशन नहीं जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम चाइना भी बिल्कुल चुपचाप बैठ के और ये सब आराम से होने देगा, ऐसा नहीं है। चाइना भी कुछ एक्शन करेगा। तो क्या एक्शन होगा, जो मेरे को जो समझ में आ रहा है, जिस तरीके से ताइवान के चारों तरफ मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं, या संकेत दिया है या बताया है कि वहाँ पर होंगी, एयर स्पेस को लेकर रिस्ट्रिक्शंस उसने डाली हैं, कहीं ना कहीं ये ताइवान के ब्लॉकेड की तरफ पूरा रुख मुड़ता नज़र आ रहा है। चाइना के पास कैपेबिलिटी है, विदाउट फायरिंग अ बुलेट, बगैर लड़े वो ताइवान को बहुत ज़बरदस्त तरीके से हैरेस कर सकता है। और ताइवान ने भी कहा है कि अगर ताइवान का ब्लॉकेड होगा तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना के पास अगर कोई विकल्प, मिलिट्री विकल्प है, तो वो नेवल ब्लॉकेड का, यानी कि पूरी तरफ से ताइवान की घेराबंदी का है। और चाइनीज़ नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, काबिलियत मौजूद है। ठीक है, शुभम, आपका असेसमेंट क्या है? देखिए,
मुझे जहां तक मानना है कि ये चाइना ऐसे कंट्री है, ये लोग नी-जर्क रिएक्शन में बिलीव नहीं करते। जो रशिया के साथ हमने देखे यूक्रेन के खिलाफ जैसे सडनली एक मिलिट्री स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किए थे, बट चाइना को मैं जहां तक जानता हूं कि वो काफी मैच्योर्ड है उस हिसाब से, और उनका अपने इमेज का काफी मतलब मायने रखते हैं। बिकॉज एक ताइवान को अटैक भी करे मिलिट्रीली, बट उनको ये भी बाकी जो इनका इतने सारे उनके साथ ट्रेड रिलेशंस है, सब कुछ है, तो वो दांव पे सडनली नहीं लगा सकते। ये लोग बहुत मतलब धीरे धीरे विचार करके और उसको कंटेम्पलेट करके प्रोज एंड कॉन्स देख के ही कुछ डिसीजन लेंगे। बट ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे चाइना ताइवान के खिलाफ अपना कुछ कुछ तो एक्शंस ले रहा है पिछले कुछ सालों से। क्योंकि आपको अगर याद है तो जस्ट कोविड से पहले 2019 में चाइना ने ताइवान में चाइनीज टूरिस्ट, इंडिविजुअल टूरिस्ट जाने के लिए एक पाबंदी लगाए थे, सिर्फ ग्रुप टूर्स अलाउड था। तो धीरे धीरे कुछ कुछ इकोनॉमिक ट्रेड सैंक्शंस वो लगा रहे काफी दिनों से, और अभी हमने देखा 100 ताइवानीज ब्रांड को भी बैन किया गया अभी मेनलैंड आने में। और दूसरा अभी फिर से शुरू हुआ, और बीच में पाइनएप्पल बैन भी हुआ था, पाइनएप्पल इंपोर्ट ताइवान से, उसके ऊपर भी बैन लगाए थे। तो चाइना पिछले कुछ सालों से कुछ कुछ तो एक्शंस ले ही रहे। तो अभी मुझे जहां तक लगता है कि चाइना ऑल्दो इट हैज गॉट ऑल द फायर पावर, बट एट दिस मोमेंट ताइवान पे अटैक नहीं करेगा। बिकॉज ये भी एक चीज है कि चाइना को ये भी पता है कि ताइवान के पास F-16 है, अमेरिका का जो वारफेयर का जो जितने सारे काफी सारे हाईटेक वेपन्स है वो भी वहां पे मौजूद है, और फिर एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी मिसाइल जो बैटरीज है ये भी गुआम में है एक। फिर चाइना का, यूएस का नेवी फ्लीट भी आसपास मंडरा रहे हैं। तो ये सब सोच के यूएस के जो पावर है ये सब देख के मेरे ख्याल से चाइना अभी कोई नी-जर्क रिएक्शन नहीं लेगा। जी, तो आशीष कुमार सिंह, नी-जर्क रिएक्शन चाइना नहीं लेगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि चाइना चुप बैठ जाएगा? क्या चाइना अमेरिका की इस सुप्रीमेसी को कबूल कर लेगा? देखिए रोमाना, एक्सपर्ट्स के तौर पे तो नहीं कहना चाहूँगा, मैं तो रिपोर्टर हूँ, मैं उस सेंस में ज़रूर आपको जो शुभम कह रहे थे, देखिए दो चीज़ें हैं। आप जो सवाल पूछ रहे हैं रोमाना, वो चाइना वर्सेस ताइवान, चाइना वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स। मेरा सेंस ये कहता है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो सेमी हिटलर और मसोलिनी की तरह बिहेव कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका और चीन के बीच में जंग के हालात होते हैं कि नहीं, ये डिपेंड करेगा स्टेप बाय स्टेप कैसे ये एस्केलेट करते हैं। मसलन एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर सारे संबंध तोड़ने हैं और जंग में उतरना है तो अमेरिका या चीन को वहाँ से अपनी एम्बेसी क्लोज करनी पड़ेगी, अपने रिस्पेक्टेड ऑनवॉयस को वापस बुलाना पड़ेगा। तो ये स्टेप्स हमें देखना पड़ेगा कि वो उतना आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। दूसरा मुझे ऐसा लगता है रोमाना कि ताइवान के खिलाफ कुछ सर्जिकल ऑपरेशंस चीन कर सकता है, क्योंकि देखिए अपने एयरक्राफ्ट्स को उतार देना, जब नैन्सी पेलोसी वहां से निकलने वाली हैं, साउथ कोरिया जाने वाली हैं, उनके रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश करना। हालांकि आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, मैं एक बार जरूर अंडरलाइन करना चाहूंगा कि इस बात को नोट करें, एयरफोर्स 1 है, वायुसेना का विमान है, अगर इसके खिलाफ कोई भी देश, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के तौर पे आप इसको मान सकते हैं, नॉर्म है कि किसी भी फौजी विमान को जनरली रोका नहीं जाता है, और अगर उसके खिलाफ एक्ट ऑफ अग्रेशन होता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे माना जाता है। सिविलियन एयरक्राफ्ट को जरूर कल भी कहा गया था, आज भी कहा गया है, उसको रोका गया है कि सिविलियन एयरक्राफ्ट फ्लाई ना करें उस जोन से, लेकिन एयरफोर्स 1 को रोकता है अगर चाइना, और एक्चुअली इफ इट कम्स टू दैट, आज उनको उड़ने नहीं दिया जाता और उनको रास्ता बदल करके मलेशिया या कोलालमपुर के ऊपर से जाना पड़ता है, तो आप मान लीजिए कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर होगा, इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं फिर से दोहरा दूं, जब तक हम वो स्टेप्स नहीं देखते हैं कि डिप्लोमेटिकली एक दूसरे से संबंध तोड़ दिया जाए, रिकॉग्निशन से एक दूसरे के खत्म कर दिए जाए, ऑनवॉइस को वापस बुला दिया जाए, तब तक इंतजार करना होगा ये देखने के लिए कि ये दो देश आपस में जंग की स्थिति पे आते हैं कि नहीं। लेकिन ताइवान के खिलाफ मुझे ऐसा लगता है कि इस नैन्सी पेलोसी के विजिट के बाद चीन कुछ भी कर सकता है, हो सकता है कि सर्जिकल ऑपरेशंस भी हमको मिलिटरीली देखने को मिले। बिल्कुल। तो एम्बेसडर गोयल, आपका असेसमेंट क्या है सर? जो बात यहां पर ज्यादातर पैनलिस्ट कह रहे हैं कि सब करे अमेरिका और अब भरने के लिए तैयार रहे ताइवान, यही होने वाला है? नहीं, देखिए इतनी सिंपल असेसमेंट नहीं होगी। हाँ। मेरे ख्याल है इनमें से इससे पहले किसी ने कहा था कि यूएस वर्सेस चाइना और चाइना वर्सेस ताइवान। मेरे ख्याल है एक तरह से अगर देखा जाए, यूएस का रोल यहाँ पर इंडो पैसिफिक में एज ए सिक्योरिटी गारंटर, जो सिक्योरिटी अलायंस जापान के साथ में है,
साउथ कोरिया के साथ में है। यूएसए ने ताइवान को एक तरह से सिक्योरिटी गारंटी का एग्रीमेंट किया हुआ है, ये स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है ये। तो अगर ताइवान के ऊपर कोई हमला होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिट्री एग्रेशन, अगर मिलिट्री एक्शन होता है तो यूएसए को आगे आना पड़ेगा, वरना यूएसए का जो बाकी स्ट्रेटेजिक अलायंस है उसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। ये सिचुएशन यूरोप से बिल्कुल अलग है। तो ताइवान के ऊपर कोई भी एक्शन, इसके साथ ही साथ अगर नैन्सी पेलोसी के प्लेन के ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा तो यूएसए को वॉर में इंगेज होना पड़ेगा, जो चाइना नहीं चाहेगा। तो मेरा ख्याल है इस हद तक नौबत नहीं आएगी, लेकिन जो एक तरह से मिलिट्री बैरिकेडिंग कर दी गई है, नेवल बैरिकेडिंग कर दी गई है, एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, इस तरह की चीजें आगे चलती रहेंगी और आगे बढ़ भी सकती है, जस्ट शॉर्ट ऑफ एनी मिलिट्री एक्शन। एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है, जो सिविलियन एयर स्पेस की बात कर रहे हैं, सिविलियन एयर स्पेस, जब चीन के प्लेन्स ने ताइवान के एयर स्पेस पर इंट्रूजन शुरू किया, J-20 वहां पर आगे गए, ज्यादातर सिविलियन एयरलाइंस उसी टाइम पर अपने रूट चेंज कर देंगी, चाहे चाइना अनाउंस करे या नहीं करे। तीसरी चीज, जो मिलिट्री प्लेन्स हैं, मिलिट्री प्लेन्स एक कंट्री के एयर स्पेस में विदाउट स्पेसिफिक क्लियरेंस वो एंटर करते ही नहीं है। ये मैं जानता हूं क्योंकि मैं चीजों से डील कर चुका हूं। जब तक उनको उस कंट्री से क्लियरेंस नहीं मिलेगी, उनका कोई भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट एयर स्पेस में नहीं जाएगा। इस केस में नैन्सी पेलोसी का जो प्लेन है, हालांकि एयरफोर्स का प्लेन है, लेकिन जो प्लेन कर रहा है थर्ड रैंकिंग पॉलिटिकल पर्सन, तो चीन भी जानता है कि कोई भी अटैक करना, चाहे वो परमिटेड हो या नहीं हो, कोई भी अटैक करना उसके प्लेन के ऊपर विल अगेन लीड टू वॉर। तो ये सब देखते हुए मेरा असेसमेंट अभी भी ये है कि यूएसए को एक्टिव रोल दिखाना होगा, एक एश्योर करने के लिए अपने पार्टनर्स को कि वो पीछे नहीं हटेगा। इसको देखते हुए चीन भी ज्यादा हद तक आगे नहीं जाएगा, क्योंकि चीन का आगे बढ़ना साफ साफ युद्ध शुरू करने का मतलब होगा। जी, लेकिन सर, जो बात आप कह रहे हैं वो फिर यूक्रेन की स्थिति में फर्क कैसे था? क्योंकि आपने कहा कि साहब ये यूरोप से मामला अलग है, तो कर्नल दानवीर शायद इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। कर्नल दानवीर, यूक्रेन और ताइवान, यहाँ पर क्या फर्क है दोनों में? क्योंकि हमने देखा कि यूक्रेन को समर्थन तो दिया अमेरिका ने, लेकिन सैन्य लड़ाई सीधे तौर पर यूक्रेन के लिए अमेरिका ने उसको नहीं चुना, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कहा गया कि नहीं, हम दुनिया को युद्ध में नहीं झोंकना चाहते हैं। अब ताइवान के मामले में स्थिति किस तरीके से तब्दील होगी कि अगर चीन जो है वो ताइवान पर किसी तरीके का सैन्य अग्रेशन दिखाता है, सैन्य आक्रामकता दिखाता है, तो उसमें फिर यूएस की भूमिका क्या होगी? देखिए, गोयल साहब ने बहुत बखूबी इस चीज़ को बताया कि अगर ये यहाँ पर ताइवान की मदद के लिए अमेरिका नहीं आता है तो उसका जो पूरा जो अलायंसेस हैं पूरे रीजन में एज अ गारंटर वो कोलैप्स हो जाएंगे, वो बैठ जाएंगे। लेकिन मैं गोयल साहब से एक ये भी जानना चाहूँगा मेरी समझ के लिए कि क्या नैन्सी पेलोसी का एयरक्राफ्ट यहाँ से ना उड़ने देना या उसको मजबूर करना किसी और डायरेक्शन में जाने के लिए या कहीं और से कोई डिफरेंट रूट लेना, क्या ये भी मिलिट्री एग्रेशन के तौर पर देखा जाएगा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में? क्या जो ताइवान का ब्लॉकेड जिसकी बात चल रही है, नेवल इकोनॉमिक ब्लॉकेड की, क्या वो भी मिलिट्री एग्रेशन के दायरे में आता है? और अगर ऐसा है तो इस पे अमेरिका का क्या रिस्पांस होगा? क्योंकि देखिए, ऐसी सिचुएशन यूक्रेन को लेकर बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ की भूगोल अलग है, वहाँ के डायनेमिक्स बिल्कुल अलग थे, लेकिन यहाँ का डायनेमिक्स और यहाँ का जो इस पूरे इलाके के अंदर अमेरिकन इंटरवेंशन जो है वहाँ पर, जैसे हम फुट ऑन ग्राउंड कहते हैं, हम कहेंगे सेल ऑन सीज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर डायनेमिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर गोयल साहब से पूछना चाहेंगे कि व्हाट डज ही अंडरस्टैंड ऑफ दीज रियलिटीज? आइए सर। जी रोमाना जी, मैं कर्नल दानवीर साहब ने एक सवाल के तौर पर उन्होंने बात काफी साफ कर दी है, तो इस बात के एक्चुअली मैं जानता हूं इनको पहले से, तो बात के जवाब की दरकार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा। देखिए, एक तो यूक्रेन और ताइवान में बहुत बड़ा फर्क है। यूक्रेन में सिक्योरिटी अलायंस के तौर पर खाली यूएस नहीं था, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी नाटो की थी, और नाटो ने साफ मना कर दिया बिकॉज यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है।
तो उस केस में वहां पर कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। हालांकि ये बात अलग है कि इनडायरेक्ट तौर पर फिर भी काफी काम हुआ, लेकिन डायरेक्ट तौर पर यूएसए को और नेटो को वॉर में आने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है। यहाँ पर इस सिचुएशन में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर नैन्सी पेलोसी के विमान को रोका गया तो एक तरह से वो ये होगा कि उनकी मूवमेंट को रोका जा रहा है, उन्हें वहां से निकलने नहीं दिया जा रहा है। मेरे ख्याल है उस केस में यूएस को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा और आई थिंक कि उस ऐसी नौबत नहीं आएगी। हाँ, ये जरूर है कि उनको अपना एयर रूट चेंज करना पड़े। उसके लिए मेरा ख्याल है यूएस की एयरफोर्स और यूएस का जो प्लेन है वो खुद ही कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी बात ना हो जहां से उनकी सिक्योरिटी को थ्रेट हो, और वो शायद रूट चेंज करे भी अगर जरूरत हुई तो उस केस में मेरा ख्याल है बात आगे नहीं बढ़ेगी। जहां तक सिविलियन एयर स्पेस की बात है, सिविलियन एयर स्पेस को ब्लॉकेट करना ये वॉर का नहीं है, कई बार सैंक्शंस की बात भी हो जाती है। काफी सारे इसमें अंडर द यूएन रूल्स जो उनका होता है, मैं अभी रेजोल्यूशन का नंबर भूल रहा हूं, ये सिविलियन ब्लॉकेट सैंक्शंस के रूप में सामने आएंगी और उसमें जो है वॉर की नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर ये बैरिकेड के सिलसिले में अगर किसी सिविलियन प्लेन पर अटैक होता है, कोई डैमेज होता है या किसी मिलिट्री प्लेन के ऊपर डैमेज होता है, तब सिचुएशन अलग हो जाएगी। उसके बाद में बस सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी भी नौबत शायद कोई नहीं चाहेगा कि आए। ऐसे में संजीव जी आपका रुख करती हूँ, तो यहाँ पर जो बात हो रही है तो माना जाए कि नैन्सी पेलोसी तय समय पर उड़ान भरेंगी साउथ कोरिया के लिए ताइवान से, और रूट का जिस तरीके से हमने कल भी देखा कि कल भी उन्होंने जो साउथ चाइना वाला रूट था उसको अवॉइड किया, भले ही लंबे रास्ते से आई लेकिन वो बच बचा कर ताइवान पहुंची। तो इस तरीके से अगर रूट में कहीं कोई तब्दीली आती है तो ठीक है, अमेरिका भी चाहेगा कि निकल आए वो वहां से, भले ही लंबे रूट से रूट बदल कर आए। जी देखिए, नैन्सी पेलोसी की जो उनकी सुरक्षा है, उनके विमान की सुरक्षा है, ये अमेरिका की जो एजेंसी जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं, जो उनको पूरा रूट उनके साथ है पल पल, वो इस बात को इंश्योर करना उनकी पहली प्रायोरिटी है कि वहां से वो सेफ यात्रा करते हुए वो साउथ कोरिया पहुंचे, और ये उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। और इसको इंश्योर करने के लिए यदि उन्हें अपने रूट में कुछ डाइवर्जन करना पड़ा, कुछ चेंजेस करने पड़े, तो वो यूएस की एजेंसीज अवश्य करेंगी, क्योंकि नैन्सी पेलोसी की सुरक्षा और उनके विमान की सुरक्षा उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है। लेकिन जहां तक चाइना के द्वारा इस तरीके की जो एक्टिविटीज करने की बात है, तो चाइना अवश्य इस तरीके के हैरेसमेंट की एक्टिविटीज अवश्य कर सकता है, जिसमें कि वो कुछ इनसिक्योर एटमॉस्फेयर को क्रिएट करे, जिससे कि एजेंसीज जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं उनके अंदर शंकाएं पैदा हो और वो अपने डिफरेंट रूट को वो चुने। तो इस तरीके की जो हरकतें हैं वो चाइना के द्वारा अवश्य की जा सकती हैं, जैसे कि आपकी रिपोर्ट भी बता रही है। लेकिन जहां तक उनकी विमान के ऊपर सुरक्षा के ऊपर खतरा पैदा करने की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि चाइना ऐसी हिमाकत कर सकता है, क्योंकि इसके बड़े ही गंभीर परिणाम, बहुत ही सीवियर रिपरकशंस होंगे। ये युद्ध की स्थिति हो जाएगी, युद्ध की शुरुआत हो सकती है, जिसको कि चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि अमेरिका की जो शक्ति है, अमेरिका की जो पावर है, वो एक बहुत बड़ी पावर है, एक महाशक्ति है, और उसको उसके साथ टकराने के जो नतीजे हैं वो चाइना को अच्छी तरह से पता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, दो महाशक्तियां आपस में सीधे टकराव से तो बचेंगी ही, इसकी तो हर कोई उम्मीद कर रहा है यहाँ पर, इतनी समझदारी की दोनों ही महाशक्तियों से। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।